नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद, यानी कि प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है, तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर हो तो आपके पास तुरंत चला जाए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? यानी कि व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला आपका अल्प प्राण क्या है? पहला आपका अल्प प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। ठीक है, तो अब रहा अल्प प्राण, यानी कि अल्प मैंने होता है छोटा। क्या होता है? अल्प मैंने छोटा होता है। तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, यानी कि वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि थोड़ा समय लगे, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं, यानी कि अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, यानी कि ज्यादा नहीं, यानी कि अल्प प्राण का मतलब होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में जब बाहर निकलती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। यानी कि कोई भी वर्ग हो, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, यानी क से शुरू करते हैं तो क ख ग घ अंग हो गया। उसी प्रकार से यानी कि हर, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण जो होता है और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है ना, अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे कि क वर्ग, यानी क से शुरू किए हैं तो क ग और अंग, क्या हुआ? क ग और अंग, यह आपका क वर्ग हो गया। उसी प्रकार से अगर च वर्ग शुरू करते हैं तो च ज य, यानी कि पहला कोई भी वर्ग अगर होता है तो उसका पहला, फिर तीसरा। देखिए, क आपका पहला हो गया, ग आपका तीसरा हो गया और अंग आपका क्या हो गया? यानी कि पांचवा हो गया। पांचवा हो गया ना, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण जो होता है और अंतःस्थ व्यंजन जो होता है वह क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। जैसे च वर्ग में अगर आ गए तो च यानी कि पहला वर्ण हो गया, उसी प्रकार से ज आपका तीसरा वर्ण हो गया और य कौन सा वर्ण हुआ? यानी कि पांचवा वर्ण हुआ। ठीक है, तो देखिए, उसी प्रकार से आपका ट वर्ग हो गया, यानी कि ट ठ ड, यानी कि ठ, यानी कि सबसे पहले यहाँ पहला तीसरा, जैसे ट हो गया तो देखिए ट ड यानी कि तीसरा हो गया और न आपका पांचवा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपका त वर्ग हो गया, यानी कि त जो पहला हो गया, ड जो तीसरा हो गया और न यानी कि यह पांचवा हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, कोई भी वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण जो होता है और अंतःस्थ व्यंजन जो होता है वह क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद आपका त वर्ग, यानी कि त में आपका पहला वर्ण हो गया, उसके बाद द, ये भी आपका पहला वर्ण हो गया, न, ये भी आपका क्या हुआ? यानी कि पहला वर्ण हो गया, प वर्ग, यानी प फ ब, यानी कि यह तीन वर्ण हो गया, पहला, तीसरा वो पांचवा। समझ में आ रहा है ना? और अंतःस्थ व्यंजन देखिए चार होता है। कौन होता है? चार को होता है अंतःस्थ व्यंजन, य र ल व, यानी कि चार अक्षर हो गया, यानी कि चार क्या है? आपका अंतःस्थ व्यंजन है। तो सबसे पहले आप तो अल्प प्राण के बारे में जान गए। अब चलिए महाप्राण, यानी कि महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में, अच्छे से समझते चलिएगा, जहां दिक्कत हो वहां मेरे चैनल पे आप कमेंट कर दीजिएगा, जहां दिक्कत होगी उसको फिर से समाधान किया जाएगा। तो देखिए, महाप्राण व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या हुआ? यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक समय लगे,
या कुछ अधिक निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। यानी कि जैसे अल्प प्राण में आप देखे हुए थे कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा व पांचवा अल्प प्राण है, जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा। देखिए कौन है, यानी कि दूसरा और चौथा, इसमें का यह क्या हो गया, आपका महाप्राण हो गया। और वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन जो होता है वह क्या होता है, आपका महाप्राण होता है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा हो गया, तलाबे स, मूर्धन स, दन स और ह। यानी कि ऊष्म व्यंजन में कितने हो गए, यानी कि 4, जो कि आपका तलाबे स है, मूर्धन स, दन स और ह। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार, तो आप जान गए। तो सबसे पहले क से लेकर के और अंग तक, च से लेकर के य तक, ट से लेकर के न तक, त से लेकर के न तक और प से लेकर के म तक। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या 25 हो गई। कितनी हो गई, 25 हो गई। तो व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन इनको कहते हैं, यानी कि जिनकी संख्या 25 होती है उन्हें कौन सी व्यंजन कहते हैं, देखिए यहाँ स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन वर्ण यानी कि वर्णमाला में व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वह कितनी है, उनकी संख्या 25 है। कितनी है, 25 है। उसी प्रकार से आपका 4 य र ल व, यानी कि 4 हो गया। तो 4 क्या हो गया, आपका ऊष्म व्यंजन हो गया। क्या होगा, यह 4 जो है ना, यह आपका अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है, य र ल व तलाबे स, यहाँ आइएगा तो यह ऊष्म व्यंजन आएगा, लेकिन यह 4 य र ल व यानी कि 4 अक्षर हो गया। तो यह चारों अक्षर क्या हो गया, आपका अंतःस्थ व्यंजन हो गया। क्या हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया। तलाबे स, मूर्धन्य स, दंड स और ह, इनकी भी संख्या कितनी है, इनकी भी संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। तो इनको हम क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में यानी कि व्यंजन वर्ण की संख्या कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 33 हो गई। कितनी हो गई, 33 हो गई, जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 और आपका ऊष्म व्यंजन की संख्या जो है यह 4, यानी कि 25, 4 29 और 4 33। इस प्रकार से व्यंजन वर्ण में टोटल यानी कि व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वो आपकी 33 होती है, जबकि स्वर वर्ण में स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है। तो वर्णमाला में सभी वर्णों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, उनकी संख्या आपका कितना, 52 होता है। कितना, 52 होता है। ठीक है।